में युवा छात्रों के बीच ऑनलाइन क्लासेज से शिक्षा की ज्योति जला रहा है एम्बिशियस ग्रुप। विक्रम का रमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित एम्बिशियस ग्रुप द्वारा नवम, दशम एवं इंटर के युवा छात्रों के लिए सभी विषयों का निःशुल्क क्लासेस दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के बाद सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण युवा क्षेत्रों को इस संस्थान के माध्यम से कुशल मार्गदर्शन हो रहा है। संस्थान के चेयरमैन जनेश्वर सिंह ने बताया कि जब तक शिक्षण संस्थान बंद रहेगा तब तक बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। इस कार्य में 16 शिक्षक कैमरामैन स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। इंटर में भौतिकी एएन सिंह, मिथिलेश सिंह, रत्नेश कुमार, रसायन एमके सिंह, अतुल कुमार, गणित अरविंद कुमार, अंग्रेजी रमेश तिवारी, गणेश कुमार एवं हिंदी सीवी मिश्रा देख रहे हैं। वहीं उप शिक्षकों के साथ दशम में विजेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, उदय कुमार, जितेंद्र सिंह, लव तिवारी, बिट्टू कुमार भी लगे हैं। स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए शब्द सुलभ। प्यारे बच्चों, ब्यूरो रिपोर्ट। आज पुनः मैं हिंदी में आया हूं और हिंदी का आज क्लासेस है। हिंदी साहित्य के सिरमौर रीतिकालीन कवि, वीर रस के कवि आज भूषण की पुनः जो कवित्व 2 है उसे हम लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। पूर्व में मैंने जो क्लास किया था उसमें कवित्व 1 था जिसमें आपने भूषण की कविता पढ़ी थी। आज पुनः हम सभी पढ़ते हैं वीर रस की यह कविता भूषण की। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि भूषण एक ऐसे कवि थे जो रीतिकालीन कवि थे। रीतिकाल में श्रृंगार रस के बहुत सारे कवि हुए, बिहारी लाल हुए, बहुत सारे घनानंद कवि हुए। तो उन कवियों में एक भूषण एकमात्र कवि थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकता है एग्जाम में कि मतलब रीतिकाल का वह कवि जो वीर रस का कवि था, तो एकमात्र कवि जो भूषण थे। तो आज हम भूषण की कविता पढ़ रहे हैं पुनः, या इसके पूर्व में आपने पढ़ा था, आज पुनः पढ़ रहे हैं। और भूषण ने मुख्य रूप से जो वर्णन किया वह छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। इसमें आपको रौद्र रस दिखाई पड़ेगा। रस बहुत तरह के होते हैं जिसमें आप आज रौद्र रस का आज देखेंगे। और इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इस ब्रजभाषा के साथ साथ अगर हम इसमें अलंकारों की बात करते हैं तो आपको इस कविता में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा, उपमा अलंकार मिलेगा। पहले हम इस कविता को, चूंकि पद्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सरसता जरूरी है, इसलिए इसको हम रौद्र रस में कैसे पढ़ेंगे उसके बाद हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। यह है आपका कि निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु के सिफारे तम तोर्म के गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां लो बखान करूं तेरी करवार को, प्रतिभट कटक कटीले के काटी काटी काली कासी कीली की कलेव देते काल को। और इस तरह से इसमें अगर आप देखेंगे तो यह देखिए, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम के गयंदन के जाल को। तम तोम, यहां त की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो यहां अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यहां पर है लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, ल, इसलिए यहां भी आपका है यह अनुप्रास अलंकार है। कालिका सी कीली की कलेव देती काल को, क की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं, देखते हैं उपमा अलंकार का किस तरह से इसमें आता है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि छत्रपति शिवाजी के तलवार का वर्णन करता है। इसके पूर्व आपने बर्छी का देखा था, आज देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी के तलवार का वर्णन करता हुआ कवि अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों के साथ यह बताना चाहता है। आपने यह भी देखा था, इसके पूर्व में मैंने वर्णन किया था एक कविता में भूषण का कि भुज भुज गेस की बैसंगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन को, बख्तर पाखरण बीच धसी जातमीन पैरी पार पार पर वाह जो जलन को। यहां पर आपका क्या था कि इसमें भी आपको अनुप्रास अलंकार था और उसमें भी तलवार का वर्णन किया था कि इनकी तलवार, इनकी बर्छी इतनी तेज थी कि वह बख्तर को, हाथियों के बख्तर को वह पार कर जाती थी बर्छी, और इस पार से उस पार वैसे हो जाती थी जैसे मछली तिर जाती है नदी के एक तीर से दूसरे तीर तक। आज देखते हैं कि इनके तलवार का वर्णन करता हुआ कवि क्या कहता है, आगे हम देखते हैं। मेरे प्यारे दुलारे 10 क्लास के बच्चे, आज हम पुनः नियंत्रण एवं समन्वय पाठ से मानव मस्तिष्क पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम न्यूरॉन है। और न्यूरॉन आपको पढ़ा चुके हैं कि सबसे लंबी कोशिका है। यही न्यूरॉन सारी संवेदनाओं को, हमारे शरीर की जितनी संवेदनाएं हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, मुंह है, स्किन है, जितनी संवेदनाएं हैं सबको उन्हीं से आवेग जाता आता है। लेकिन उसका घर कहाँ है? सबसे बड़ा घर का नाम है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में 10,000 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। कितने न्यूरॉन होते हैं बच्चे? 10,000 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 10,000 मिलियन में सोच लो कि कितने न्यूरॉन, इतने न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? तो मानव मस्तिष्क एक बहुत हार्ड, कंकाल से घिरा हुआ बहुत कोमल, अत्यंत कोमल भाग है। तंत्रिका ऊतक का एक बहुत कोमल भाग है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क का आयतन 1650 ml और इसका वजन 1.5 kg होता है। चूँकि बहुत कोमल होता है इसलिए सारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्व्स के द्वारा शरीर के सारे अंगों को, ऊतकों को, अंग तंत्रों को सबका नियंत्रण करता है। और हम पढ़ रहे हैं क्या? नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा नियंत्रण और समन्वय? तो तंत्रिका ऊतक द्वारा। और तंत्रिका ऊतक से बना कौन है? मानव मस्तिष्क, जिसकी मूल इकाई का नाम न्यूरॉन है, जो पढ़ा चुके हैं। न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन 3 पार्ट होते हैं जो पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग हो जाते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता। और पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम अग्र में था सेरिब्रम और पश्चिम में क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। ध्यान दें, दोनों में अंतर है। सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के भी 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन बच्चे? तो पोन्स बोरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। समझ जा बेटा? तो इस तरह आपको याद करना है। वर्गीकरण सामने है। तो मानव मस्तिष्क 3 भाग कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र के सेरिब्रम और डायनसेफलॉन, मध्य के कोई भाग नहीं, और पश्च का सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 2 भाग, पोन्स बोरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इनके द्वारा किए गए कार्यों को मौखिक रूप से पहले बता लें, इसके बाद मस्तिष्क की रचना बताएंगे। लेकिन पहले हम आए थोड़ा सा मस्तिष्क की रचना देख लें। ये मानव मस्तिष्क है, ये मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में 2 भाग में मस्तिष्क बट जाता है और दोनों भाग को जोड़ने वाले का नाम है कार्पस कैलोसम। क्या नाम है? कार्पस कैलोसम से ये दोनों भाग जुड़ते हैं। और ये दोनों भाग का है सल्कस और गाइरस। सल्कस और गाइरस, सबसे ये 2 भाग हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग तो पोन्स बोरोलाई। पोन्स बोरोलाई है, यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा है और पश्च में सेरिबेलम है। तो इस तरह इसकी रचना आप समझ गए मानव मस्तिष्क के। अब आते हैं कैसे नियंत्रण होता है। अब उसके बाद हम बताते हैं अग्र, मध्य और पश्च भागों का नियंत्रण। अभी तक संरचना समझे। मैथ्स के इस पहले क्लास में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। वैसे आप लोगों को डिफरेंशिएशन से पहले के चैप्टर में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट कराया जा रहा था और उसमें अभी डिटरमिनेंट पूरा नहीं हुआ था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटरमिनेंट का जहां तक भी किए हुए हैं वहां तक कहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आप लोगों को रिव्यू करा दूंगा, थोड़ी और जानकारी हो जाए कि कहाँ तक हुआ था।
एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, सबसे प्यारा चैप्टर होगा इस 12th के मैथ्स का, वो है डिफरेंशिएशन। हिंदी वाले बच्चों आप जैसे समझिए, ये हिंदी में भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अवकलन के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे एक्सप्रेशन हिंदी में भी वही रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको ये याद रखना चाहिए कि जो 11th क्लास में आप लोग को जो लिमिट पढ़ाया गया था, लिमिट, तो उसके आधार पर आपको 7 डिफरेंशिएशन रिजल्ट आए थे, जिसको आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, याद आ रहा होगा। तो ये प्रथम सिद्धांत याद होगा ना। तो जो प्रथम सिद्धांत है उसके आधार पर ये 7 रिजल्ट्स आपके सामने आए थे, ठीक है। जिसमें x पावर n का, जहां n एक कांस्टेंट नंबर है, तो जब x वाले लेते हैं तो n x टू द पावर n-1 होता है, sin x का cos x होता है, ये रिजल्ट है आपके पास। तो उस केस में ये जो डिफरेंशिएबिलिटी रिजल्ट है, ये 12th में हमें इस्तेमाल करना है एज ए स्टैंडर्ड। याद रखिएगा ये 7 फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में कहीं भी ये आपको दिखाई पड़ेगा तो उसके डिफरेंशियल आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप उसके डायरेक्ट में इसको यूज कर लेंगे। जैसे कोई पूछे कि y = sin x दिया हुआ है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको बिना कुछ के cos x बोल देना, इसमें कोई भी अलजेब्रा इस्तेमाल नहीं होगा, आप सीधे सीधे इस बारे में लिख देंगे। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, x पावर n के लिए n x टू द पावर n-1 होता है, sin x का cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, स्क्वायर, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए। लेकिन ये आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को लॉग अच्छे से पढ़ाया था 11th में, कि मैंने कहा था कि आगे जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो 12th क्लास में आने पर बिना किसी पहले 11th के आधार पर या कोई प्रूफ के आधार पर ये 2 रिजल्ट इन 7 के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये जो 2 रिजल्ट हैं उनमें ई का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये ई, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यानी घात फलन, इसके ऊपर पावर में ही हमेशा कुछ लिख सकते हैं, इसके ऊपर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता। जैसे पावर है तो e पे पावर ax, जहां एक कोई कांस्टेंट है, जैसे a पावर 2x, a पावर 3x, इस टाइप से। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कोफिशिएंट आगे की तरफ आ जाएगा और ऊपर का पावर एज इट इज ही रहेगा, जैसे a e पे पावर ax। तो यहां पे एक बात बता देता हूं कि अगर यहां a की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो आंसर सेम टू सेम रहेगा। जैसे अगर 1 दिया हुआ होगा तो e पे पावर 1x, तो यानी e पावर x हुआ, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू e पे पावर 1x, सेम टू सेम रिजल्ट। तो ये एकमात्र ऐसा एग्जांपल होगा जिसमें e पावर x का आंसर e पावर x ही होगा। इसका उल्टा फंक्शन, रिवर्स फंक्शन होता है लॉग, ln, याद होगा ln, e बेस, इसी के बेस में एक लॉग होता है। तो ln x का होगा 1/x। पर ये डिफरेंशिएशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये ज्ञात हो कि x की वैल्यू किसी भी हालत में 0 या 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो यही वजह है कि आप मॉड का साइन होता है और इसका आंसर 1/x होता है, ठीक है। तो इधर इस केस में ये x लिखा भी हुआ है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला सीट के रूप में काम आएगी, ये फॉर्मूला सीट के रूप में इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इस पे जो क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको पहले इसके अनुसार होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्लिप में मिलते हैं। जो क्लास ले रहे हैं क्या व्यवस्था है? हमारे एम्बिशियस सेंटर में चूँकि निःशुल्क अपने बच्चों को सारे विषयों की पढ़ाई हम अभी कर रहे हैं। सारे विषयों को वीडियोग्राफी के माध्यम से सभी बच्चों को अपने शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ा करके उन्हें हम ऑनलाइन भेजते हैं। चूँकि अभी कोरोना के कारण सारी संस्थाएं बंद हैं, लेकिन हमारा एम्बिशियस आज ऐसे टीचरों के माध्यम से, ऐसे डायरेक्टर निदेशक के माध्यम से इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने दिए और सारे विषयों को क्रमवत हर प्रत्येक दिन को विषय का निर्धारण करके और अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। कारण है कि आज 1.5-2 महीने से सारी संस्थाएं बंद है, लेकिन हमारा एम्बिशियस बंद नहीं है। चूँकि हम अपने बच्चों को भेजते रहते हैं, इसीलिए प्रत्येक हफ्ते के प्रत्येक दिन का विषयों का निर्धारण किया गया है एम्बिशियस कोचिंग सेंटर में। और रूटीन जैसे क्लास वर्ग होता है वैसे ही वीडियोग्राफी में हम रूटीन वर्ग बनाए हैं, हर दिन का रूटीन बनाए हैं विषयों का। और 9th, 10th, 12th
चूँकि 11 अभी तो है नहीं, लेकिन 12 की, चूँकि 10th और 12 की परीक्षाएं मात्र अब 8-9 महीने रह गए हैं और इस बीच में 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। इसलिए मैं सभी विषयों को, हमारे सारे शिक्षक और हम सभी मिलकर पर डे प्रत्येक विषयों को रूटीन के अनुसार भेजते हैं और पढ़ाई होती है। इसलिए बच्चे हमारे उदास नहीं है। बच्चों को बार बार कहा जाता है पढ़े भी, लेकिन पढ़ने से पहले बचे भी। यानी आप जब भी होगा अपने को दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि वायरस जो है कोरोना वायरस है और वायरस प्रोटीन के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है, उसी को हम वायरस कहते हैं। ये वायरस ऐसा जो कभी मृत नहीं होता, मरना है ही नहीं, इसको मरने का सवाल ही नहीं हुआ है और इसकी कोई दवा भी नहीं बनी है। इसलिए इसमें दूरी ही बनाकर रहने में ही कल्याण है, क्योंकि वातावरण इसको प्रभावित नहीं कर सकते। क्या बच्चों को फायदा हो रहा है? हाँ, बच्चों को फायदा हो रहा है, क्योंकि गार्जियन हमसे मिल रहे हैं और बहुत से गार्जियन आए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जब जाता है ऑनलाइन, तो कल ही एक गार्जियन आए कहे कि सर हम लोग बहुत धन्य हैं कि हमारे बच्चे ही नहीं लाभान्वित होते, बल्कि कुछ विषय तो ऐसे हैं जैसे बायोलॉजी से तो हम गार्जियन भी कुछ सीखते हैं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, या रोग क्या है, या अंग क्या है, इस तरह के जो आप लोग पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। और जो कोरोना के बारे में जो आप लोग बताते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये हमेशा होते रहे। एम्बिशस का हम शुक्रगुजार हैं, सब कल गार्जियन कह के गए हैं। धन्य है आप लोग। सर, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। हाँ, उनको तो लाभ नहीं हो रहा होगा। बस यही चीज़ आज ही हमारे पास फ़ोन आया कि सर हमारे पास छोटा सा मोबाइल है, एंड्रॉयड नहीं है। हम कहें कि बेटे ऐसा करो कि तुम्हारे घर में अगर बगल में भी हो कोई किसी का, तो फ़ोन नंबर दे दो। बगल में भी अगर हो सकता है तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारे भाई के पास हो, तुम्हारे और गोतिया में हो, या और अन्य बगल में हो, तो उसको फ़ोन नंबर हमें दे दो और तुरंत हम भेजते हैं। बस अभी भेजते हैं और इस तरह के कम से कम 10-20 लड़कों को रोज़ हम निवारण करते हैं। और इसलिए हमारे सारे लड़के और ये भी पूछते हैं कि अगर तुम मोबाइल देखा है तो आज की पढ़ाई क्या हुई। बच्चे हमें जवाब देते हैं और गार्जियन हमें से मिलते हैं। एम्बिशस रमन एसोसिएशन के अंतर्गत जो चल रहा है, अभी तक तो इस इलाके में गार्जियन द्वारा हमें संतुष्टि हो रही है। बच्चे तो बच्चे हैं ही। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जनेश्वर सिंह है। मैं एम्बिशस कोचिंग का चेयरमैन भी हूँ और मैं तो रोहतास जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र विक्रम ही है।